नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो इसमें सबसे पहले है मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय कि मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन बाद में उनका जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा ये सब अजमेर शहर में हुई। उसके बाद इनकी रचनाओं का यहाँ पर वर्णन है और फिर मतलब ये बताया गया है कि इनकी रचनाओं में जो स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। और अब जो ये रचना हम पढ़ने जा रहे हैं ये है एक आत्मकथा तो है, पर हम इसको आत्मकथा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आत्मकथा में क्या होता है कि किसी भी घटना या उस व्यक्ति या घटना के जो जीवन क्रम को जीवन में जो भी घटनाएं होती है उनको क्रम से लिखा जाता है। लेकिन इस संकलित अंश में जो मन्नू जी के जीवन की घटनाएं हैं वो बीच बीच से और मुख्य मुख्य घटनाएं ली गई हैं जो कि कुछ विशेष पॉइंट से रिलेटेड है। तो हम इसे एक आत्मकथा नहीं कह सकते। तो लेखिका ने इसके लिए आत्मकथ्य शब्द का प्रयोग किया है। ये लिखा है ना कि यहाँ पर कि पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। मेन जो इसी पर इन्होंने फोकस किया है। तो ये पूरी तरह से आत्मकथा नहीं है। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। एक कहानी यह भी। तो जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। लेखिका यहाँ पर अपने बारे में बता रही हैं कि उनका जन्म वैसे तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उन्होंने जब होश संभाला, मतलब वो थोड़ी बड़ी हुई, तो वो अजमेर आ चुकी थी। तो उनको जो भी याद है वो अजमेर के बारे में याद है। तो उन्हें वो 2 मंजिला मकान याद है जिसकी ऊपरी मंजिल पर लेखिका के पिताजी अपनी अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तिकाओं और अखबारों के साथ रहते थे, बैठे रहते थे या कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। और नीचे वाली जो मंजिल थी उसमें लेखिका की माता रहती थी जो बहुत ही सीधी सादी बेपढ़ी व्यक्तित्व विहीन महिला थी। व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा है? क्योंकि उनका यहाँ पर कोई व्यक्तित्व ऐसा शो नहीं किया गया है। वो पूरी तरह से बच्चों के पालन में और बच्चों के जो पिताजी थे उनकी आज्ञा का पालन करने में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। वो सभी की इच्छाओं की हमेशा पूर्ति करती रहती थी और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर रहती थी। तो लेखिका यहाँ पर बता रही हैं कि अजमेर से पहले पिताजी कहाँ थे? इंदौर में थे और वहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था और वे समाज सुधार से भी जुड़े हुए थे और शिक्षा के क्षेत्र से भी। वो 10-20, 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में पढ़ाते थे और जिनको इन्होंने पढ़ाया वो कई ऊंचे ऊंचे वो स्टूडेंट्स जो है कई ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। तो ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों इनके पिताजी काफी खुशमिजाज व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना जीवन में कुछ ऐसा दौर आता है, कुछ ऐसी घटनाएं इंसान के साथ घट जाती हैं कि उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। तो यही चीज यहाँ पर लेखिका के पिताजी के साथ हुई। वो क्या हुआ कि वो बहुत क्रोधी और अहमवादी, अहंकारी टाइप के व्यक्ति हो गए, चिड़चिड़े जिसे कहना चाहिए। वो ऐसा क्यों हुए? वो ऐसा इसलिए हुए कि उन्हें यहाँ पर बहुत सारी जो आर्थिक झटके का उनको सामना करना पड़ा और उन्होंने जो भी काम किया एक प्रकार से वो असफल होते गए। जैसे कि उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का काम आगे बढ़ाया तो इसमें इनको नाम और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली पर पैसे नहीं मिले। आर्थिक स्थिति इनकी जो की त्यों रही। मतलब बहुत सारी चीजों में फेल होना, असफल होना और तो उनके होने के कारण उनके जो व्यक्तित्व के सारे जो सकारात्मक पहलू थे वो नकारात्मकता में बदलते चले गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें,
भले ही आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी, पर आदतें तो वही नवाबी थी। अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जो कुछ वो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था, और हमेशा शीर्ष पर बने रहने के, हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। माने वो हर चीज का गुस्सा किस पर उतारते थे? माँ पर, लेखिका की माँ पर उतारते थे। ये चीजें लेखिका बेचारी बचपन से ही देखती आ रही थी। तो अपनों के हाथ विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिताजी को क्या बना दिया था? शक्की बना दिया था। अब उन्हें किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था। तो पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे अपने पिताजी का गौरवगान करना है, बल्कि लेखिका जो है वो ये देखना चाहती हैं कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिताजी के अंदर से कौन सी बातें आई हैं। वो यहाँ पर इसीलिए अपने पिताजी का वर्णन कर रही हैं। अब यहाँ पर लेखिका बताती हैं कि वो काले रंग की हैं और बचपन में दुबली और मरियल भी थी, जबकि उनकी जो बहन थी, उनसे बड़ी बहन सुशीला, वो रंग में गोरी थी। तो पिताजी हमेशा उसकी तुलना उसकी गोरी बहन से करते थे और सुशीला की तारीफ करते थे, जिससे क्या हुआ था, लेखिका के मन में एक हीन भावना पैदा हुई थी। और हीन भावना भी ऐसी कि आज तक लेखिका उससे उबर नहीं पाई हैं। लेखिका कहती हैं कि आज मैं इतना आगे बढ़ गई लेखन के क्षेत्र में, इतना सम्मान पाया, लेकिन उस हीन भावना से मैं आज तक नहीं उबर पाई। तो आज भी परिचय करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। मतलब यही कारण है, जैसे एक बच्ची को बचपन में अगर कोई हीन भावना सताती है तो वो बड़े होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर उनके लेखिका के पिताजी का स्वभाव भी बहुत शक्की हो गया था, जिससे लेखिका मतलब प्रभावित होती है। तो ये वही बताती हैं कि यहाँ पर उनके जो पिताजी का व्यवहार था उसका उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा। लेखिका कहती हैं कि होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। अब देखिए वो किस किस रूप में है बताती हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कुंठा मतलब वही हीन भावना, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। तो यही है कि उस अतीत से लेखिका नहीं उबर पा रही थी। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकती। मतलब लेखिका यहाँ पर बताती हैं कि कहा जाता है कि समय सब कुछ बदल देता है, समय बहुत ही ताकतवर है, लेकिन जो कुछ अतीत ऐसा होता है जिससे हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ पर लेखिका नहीं हो पाई। जो पिताजी का चिड़चिड़ापन, पिताजी का जो शक करने वाला स्वभाव और उनके अंदर काले और गोरे की जो हीन भावना, उससे वो पूरी तरह कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। और पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। जो उनकी अनपढ़ माँ थी, जो सीधी साधी घरेलू महिला थी, वो पिता के ठीक विपरीत थी। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। तो इन सब चीजों में लेखिका ने जो उनके स्वभाव की विशेषताएं बताई हैं कि वो हर समय उनकी हर मांग को पूरा करती थी, पिताजी की हर जाति को सहन करती थी, और दिन मतलब अपनी जिंदगी में उन्होंने सहन ही किया, लेकिन अपनी माँ की इन आदतों को लेखिका ने कभी आदर्श नहीं माना। मतलब वो सही नहीं मानती थी, वो कभी भी ऐसा बनना पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि माँ का यह त्याग मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। मतलब लेखिका कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा माँ ने त्याग किया, और न मैं आदर्श बनाना चाहती, न मैं ऐसा करना चाहती,
खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त, अपने पर लौटती हूँ। लेखिका यहाँ पर अपने माता और पिता का वर्णन छोड़कर आगे बढ़ती हैं। अब वो बताती हैं कि ये जो लेखिका थी, ये 5 बहनें थी, 5 भाई बहनें, सॉरी, और उनमें सबसे छोटी लेखिका थी। तो जो सबसे बड़ी बहन थी, उनकी शादी में लेखिका बहुत छोटी थी, शायद 7 साल की। तो उसकी ज्यादा याद लेखिका को नहीं है, एक धुंधली सी याद उनके मन में है, जैसे एक छोटे बच्चे को बहुत पुरानी बात एक धुंधलेपन में कुछ याद होती है, ठीक उसी तरह। तो जो लेखिका से 2 साल बड़ी बहन थी सुशीला, जो गोरी थी, जिनके लिए पिताजी हमेशा लेखिका से उनकी तुलना करते थे, तो उसकी जब शादी हुई, सॉरी, ये कह रही कि उसके साथ मैंने बहुत सारे खेल खेले। तो इन खेलों का यहाँ पर वर्णन है, कौन कौन से खेल थे, जैसे कि सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिलो, या कमरे में जो गुड्डे गुड़ियों की शादी करना, या जो भी है पास पड़ोस की जो सहेलियां हैं उनके साथ मिलकर। और भाइयों के साथ भी लेखिका खेली, तो भाइयों के साथ तो वही लड़कों वाला खेल, जैसे कि गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, और कांच पीसकर मांझा सूतना। जो पहले मांझा बनाते थे, कांच पीसकर उसमें लपेटा जाता था धागे को मजबूत करने के लिए। तो लेकिन वही कह रही है लेखिका कि उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ज्यादा था लड़कों का, और लड़कियों का घर तक सीमित था। लेकिन जो पहले जमाने में घर होते थे, वो पड़ोसियों से इतने मिले जुले होते थे, मतलब पड़ोसियों के साथ इतना अच्छा संबंध होता था कि घर और पड़ोस लगभग मिल जाता था, उनकी सीमाएं एक हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। तो लेखिका की किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो जो पड़ोस के लोग थे, उनसे भी लेखिका बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो लेखिका यहाँ पर वही कहती हैं कि आज के समय में हम जो महानगरों में फ्लैट में जी रहे हैं, तो उसने हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर को छीन लिया है हमसे। हम इस कल्चर के बारे में तो जानते ही नहीं। आज के समय में महानगरों में एक फ्लैट में रहने वाले बंदे को दूसरे फ्लैट के व्यक्ति से कोई मतलब होता ही नहीं है। मतलब इस मामले में हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। तो जो पहले का जो पड़ोस का वर्णन करती हैं लेखिका, तो वो कहती हैं कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, उनमें से बहुत कुछ तो उनकी कहानियों के पात्र इनके पड़ोसी होते थे। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। वो कहती हैं कि 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है, बल्कि पड़ोस का ही होता था। मतलब पड़ोसियों का इतनी इतनी ज्यादा छाप इनके मन में छप गई थी। तो इसी तरह ठीक वो कहती है कि उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। महाभोज क्या है? लेखिका की एक रचना है जिसके पात्र हैं दा साहब। तो ये दा साहब भी इनके अनुसार इनके पड़ोस के ही एक पात्र थे, और लेखिका खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो मुझे कैसे अभी तक याद हैं। तो अब लेखिका बताती हैं कि उस समय, लेखिका के समय, शादी के लिए कौन सी अनिवार्य योग्यताएं थी? एक तो उम्र 16 साल और शिक्षा में मैट्रिक, यानी अगर लड़की ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और वो 16 साल की हो गई, तो फिर उसकी शादी कर दी जाती थी। तो सन 44 में सुशीला की शादी हो गई। सुशीला कौन थी? लेखिका से 2 साल बड़ी बहन थी। तो अब दोनों भाई भी पढ़ने के लिए आगे चले गए। अब जैसे ही अपने से बड़े ये बच्चे दूर हुए, तो लेखिका को घर में अपने वजूद का एहसास हुआ, क्योंकि पिताजी का ध्यान भी पहली बार लेखिका पर केंद्रित हुआ। अब क्या हुआ कि लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, अर्थात मतलब उनको रसोई घर के काम, घर के कामकाज, ये सब सिखाए जाते थे। लेकिन पिताजी का कहना था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। वो लेखिका को रसोई घर में नहीं जाने देना चाहते थे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना मतलब जहाँ पे भट्टी होती है, भट्टी जिसमें आग जल रही होती है। तो लेखिका के पिता का मानना था कि सारा दिन किचन में रहने पर अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना जैसा होता है। तो देखो यहाँ पर लेखिका के जो पिता थे, तो लेखिका ने बताया कि पहले उन्हीं की वजह से वो हीन भावना से ग्रसित हुई, पर यहाँ पर वही पिताजी उन्हें रसोई घर से दूर करके
और जो उनके घर में राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, जो बहसें होती थी, उसमें शामिल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, मैं वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या चल रहा है। जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा था सन 42 का, तो सारा देश जैसे खौल रहा था। तो ये सब वो लेखिका बैठकर सुनती थी, लेकिन वो कहती है कि उस समय वो इतनी छोटी थी कि उनको ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, उनका जो आपसी विरोध या मतभेद था। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों का जो आकर्षण था, जो उनकी कुर्बानियों के बारे में लेखिका सुनती थी, तो उनका मन आक्रांत रहता था। आक्रांत मतलब दुखी, दुखी रहता था। तो 10वीं कक्षा तक यह आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें वे सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती। मतलब वो बहस सुनती तो थी वहां बैठकर घर में पिताजी के कहने से, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता था। और वो किताबें पढ़ती थी, उन्हें नहीं पता था वो जिनकी किताबें पढ़ रही हैं उन लेखक की क्या अहमियत है या वो क्यों पढ़ रही हैं, बस वो पढ़ती थी। अब पर क्या हुआ कि सन 45 में जैसे ही वो 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, तो फर्स्ट ईयर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति इनके जीवन में जो थी, शीला अग्रवाल, हिंदी की प्राध्यापिका, तो उनसे इनका परिचय हुआ। तो शीला अग्रवाल ने, ये क्या थी, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल की हिंदी की प्राध्यापिका थी। तो इन्होंने लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया और उनको फिर ये सिखाया कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, बल्कि चुनाव करके पढ़ना, मतलब अच्छी चीजों को पढ़ना, जान करके पढ़ना, ये ज्यादा जरूरी होता है। फिर लेखिका ने उनके सानिध्य में साहित्य की दुनिया में अपना पैर रखा और वो हर विषय पर जो शीला अग्रवाल है इनसे बहस करती और उनकी समझ बढ़ने लगी साहित्य के क्षेत्र में, और वो बहुत ही मतलब निखर कर एक अच्छी लेखक के रूप में सामने आई। यहाँ पर यही बताया है कि यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था इसी संदर्भ में। मतलब उस समय जो चल रहा था, वो समय जो चल रहा था उसको समझते हुए तो जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस करते हुए इस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। मतलब शीला अग्रवाल ने इनके जीवन में साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।